हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सीटैट साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज इस सीरीज़ का है डे 18, जिसके अंदर मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करूँगी जिसे आप प्राणियों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर आपका बायो का चैप्टर है जो कि क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले इस चैप्टर के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में माइंड में थॉट आता है कि हम लोगों को डाइजेशन ह्यूमन यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है और इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इस चैप्टर के अंदर अलग अलग एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से पोषण होता है वो बता रखा है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बता रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उन सभी चीज़ों को आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कवर करूंगी। और अगर आप एक बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस के लिए, तो आप इस सीरीज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डे 18 तक की क्लासेस हो गई हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले यहाँ पे कंटेंट डिलीवर करती हूँ, उसका जो नेक्स्ट सेशन आता है उसके अंदर मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट, जिसको आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी कह सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आप इन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जैसे कि साइंस की, मैथ्स के, ये आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, पिन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को आपको क्लास देखने को मिलेंगी। इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली आपको 6 बजे के आसपास ये क्लासेस मिल जाती हैं। अब देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है पोषण आपको प्राणियों में देखना है यानी कि न्यूट्रिशन एनिमल में देखना है, तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिशन टर्म को डिफाइन करना है तो न्यूट्रिशन टर्म जो है तीन चीज़ों से यहाँ पे डिफाइन होता है। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये हम लोगों के बॉडी की रिक्वायरमेंट है और सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है कि हमारे शरीर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम कहें तो एक संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की मेजर रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अलावा ये जो हमारे न्यूट्रिएंट है इसको हम किस तरीके से इनटेक करेंगे ये हम लोगों को देखना है न्यूट्रिशन के अंदर, यानी कि इनटेक ऑफ फूड। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो हम बक्कल कैविटी की मदद से फूड को इनटेक करते हैं और उसके बाद उस इनटेक किए हुए फूड को यूटिलाइज करना यानी कि उसको उपयोग में लाना। इन तीनों चीज़ों को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ पे तैयार हो जाती है। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसे राइटिंग फॉर्म में नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने ताकि आप लास्ट मोमेंट में इसको रिवाइज कर सकें। आपको कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी कि न्यूट्रिशन को डिफाइन करो, आपको बस ये टर्म्स पता होना चाहिए कि ये टर्म किस किस चीज़ों से लिंक करता है। अब देखिए यहाँ पर डाइजेशन इन ह्यूमन, इससे पहले मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे स्टारफिश। अब आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ उसमें अमेजिंग फैक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो ऐसे ही एक अमेजिंग फैक्ट हमें स्टारफिश के बारे में भी बता रखा है। स्टारफिश अगर आप यूजुअली देखते हैं तो इस तरीके से स्टार शेप का ये दिखाई पड़ता है। अब ये स्टारफिश के बारे में खास क्या है, स्टारफिश करता क्या है, सबसे पहले तो ये किस चीज़ को फीड करता है हमें ये पता होना चाहिए। ये इस तरीके के भोजन को खाता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके बाहर पर हार्ड कवरिंग होती है ये ऐसे एनिमल का शिकार करता है। और ये किस तरीके से शिकार करता है, अब देखिए कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनकी बॉडी में बाहर से हार्ड कवरिंग होती है, अंदर से वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, और जब वो हार्ड कवरिंग कुछ देर के लिए वो निकालते हैं और वो सॉफ्ट वाला पार्ट बाहर आता है, तब ये स्टारफिश करता क्या है कि अपने माउथ में से करता क्या है कि अपने अमाशय को यानी कि अपने स्टमक को बाहर निकाल देता है। इसके माउथ से इसका स्टमक बाहर निकल आता है और इसका स्टमक क्या करता है, ये जो शेल वाले पार्ट के अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट था उस पार्ट को लेके ये क्या करता है बॉडी के अंदर चले जाता है। यानी कि स्टारफिश क्या करता है अपने माउथ से पहले तो स्टमक को बाहर निकालता है और स्टमक क्या करेगा, ऐसे हार्ड कवरिंग वाले एनिमल के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होगा उसको लेगा और अपनी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपने माउथ से अपने स्टमक को बाहर निकाल के हार्ड कवरिंग वाले एनिमल
का जो सॉफ्ट वाला पार्ट है वो इंटेक कर लेता है। आंसर यहाँ पे था स्टारफिश। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने की कोशिश की है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बकल कैविटी के बारे में। तो जितना भी आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, जिस भी तरीके का फूड हम इंटेक करते हैं वो हम इंटेक करते हैं मुख गुहिका की मदद से, यानी कि बकल कैविटी की मदद से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इसमें क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पर इंजेशन का प्रोसेस होता है। और इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी कि किसी भी तरीके के फूड को आपको अगर इंटेक करना है तो हम कहाँ से इंटेक करेंगे? ये हम बकल कैविटी की मदद से करेंगे। इसके अलावा बकल कैविटी के अंदर हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। अब ये सलाइवा करते क्या है? ये हमारे फूड के स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्च सिंपल शुगर में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? तो आप बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करता है बकल कैविटी के अंदर, वहाँ पे ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे बकल कैविटी के अंदर हमारे टीथ भी होते हैं जिसका जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है। सबसे फ्रंट के साइड होते हैं इंसीजर, फिर कैनाइन जो नुकीले दांत होते हैं, फिर प्री मोलर और उसके बाद मोलर। और अगर हम एक नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो उनमें जो डेंटल फॉर्मूला देखा जाता है वो 2-1-2-3 और अगर आप ऊपर और नीचे का पेयर पूरा देखेंगे तो 32 दांत जो है वो यूजुअली एक अडल्ट में देखने को मिलते हैं। और अगर एक छोटे बच्चे के अंदर ये चीज़ देखने को मिले तो यहाँ पे छोटे बच्चों में इंसीजर होता है, कैनाइन होता है और मोलर होता है। और अगर हम ऊपर और नीचे का पूरा पेयर देखें तो यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, छोटे किड्स, उनमें 20 और जो अडल्ट होते हैं उनमें 32 दांत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर हम यूजुअली देखें तो जो हमारे दांत के पेयर होते हैं, एक मिल्क टीथ होता है और एक परमानेंट टीथ होता है। ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मिल्क टीथ कुछ परमानेंट टाइम के बाद टूट जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। अब इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि बकल कैविटी के अंदर हमारा टंग भी होता है और टंग में कुछ कुछ मेन चीज़ें होती है। सबसे पहले तो ये हमें बोलने में मदद करता है। अब मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, अभी मेरा टंग जो है ऊपर नीचे मुड़ रहा है। साथ ही साथ जो आप फूड बॉडी के अंदर भेजना चाहते हो उसको धक्का देने का काम, अंदर की तरफ पुश करने का काम कौन करता है? टंग करता है। जो आप खाना खा रहे हो उसका टेस्ट पता करने का काम भी कौन करेगा? टंग करेगा। तो यहाँ पे कोई चीज़ अगर स्वीट होगी, मीठी होगी तो इस चीज़ को पता करना, नमकीन चीज़ें, सॉल्टी चीज़ें, सोर मतलब खट्टी चीज़ें, और यहाँ पे होता है बिटर चीज़ें। तो इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब अभी मैंने आपके साथ पूरे बकल कैविटी को डिस्कस कर लिया। बकल कैविटी के बाद फूड जाता है आपके अमाशय में, यानी कि स्टमक में, और ये किसकी मदद से जाता है? ईसोफेगस, जिसको आप फूड पाइप के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है? ये बकल कैविटी से स्टमक तक फूड को लेके आने का काम कर रहा है। और यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब होता क्या है? फूड पाइप कुछ इस तरीके से है। फूड अंदर की तरफ एंटर हुई, जिस पार्ट से जा रही है वो पार्ट क्या करेगा? थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा खुल जाएगा। उसके बाद फूड जैसे ही नीचे गया, ये पार्ट नॉर्मल हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया? फिर से थोड़ा खुल गया। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब आगे हम लोगों को देखना है यहाँ पे स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में देखने के बाद हम उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अमाशय यानी कि स्टमक के बारे में। यहाँ पर जो फूड है ईसोफेगस यानी कि जो आपकी ग्रसिका है, इसकी मदद से बकल कैविटी से यहाँ पे हमारे अमाशय यानी कि स्टमक तक आ गई। अब स्टमक का शेप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इसका जो शेप होता है ये आपका जे शेप का होता है। साथ ही साथ इसकी इनर लाइनिंग में यहाँ पे होते हैं गैस्ट्रिक जूस, और जिसके द्वारा कुछ चीज़ें यहाँ पे सिक्रीट की जाती हैं। अब आपके एग्जाम में इनके फंक्शन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है HCl के बारे में। HCl जो है स्टमक की इनर लाइनिंग द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब ये जो HCl है ये करता क्या है? ये सबसे पहले जर्म्स को किल करने का काम करता है जो कि हमारे फूड के साथ एंटर हो जाती हैं। साथ ही साथ ये जो HCl होता है ये यहाँ पे पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर ये जो अगला एंजाइम है यहाँ पे आप देखेंगे जो कि है पेप्सिन, ये क्या करता है? ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को शुरू करता है। देखिए प्रोटीन को
को ब्रेक डाउन करना यहाँ पे शुरू करता है और इसको क्या चाहिए होता है, इसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कौन देता है, HCl देता है। अगर HCl यहाँ पे पेप्सिन को एक्टिवेट ना करे तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना शुरू नहीं करेगा। अब देखिए HCl चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, हमारे स्टमक के लिए तो हार्मफुल हो सकता है। अब कभी अगर मान लीजिए इंडाइजेशन का केस हो जाए तो उस केस में HCl अगर रिलीज होगा तो हम लोगों को पेन और इरिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर इनर लाइनिंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट कई बार क्या होता है इंडाइजेशन के केस में, जब म्यूकस जो है यहाँ पे इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता और HCl एक्सेस में सिक्रीट हो जाता है, तब हम लोगों को पेन और इरिटेशन होती है। तो ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये जो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे सिक्रीट होता है, ये HCl क्या करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है, साथ ही साथ ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो सके। और म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर HCl से यहाँ पर इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो हमारा स्टमक का वॉल है वहाँ पे कोई नुकसान ना पहुंच सके। अब इसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, ये फूड जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर मेनली कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो इसके सामने आप एक पॉइंट लिखेंगे कि कंप्लीट डाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कि फूड का कहाँ पर होता है, पूरी तरीके से पाचन कहाँ पे होता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। ये स्टमक करके नोट करिएगा क्योंकि इससे कई बारी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल से शुरू होता है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन लंबाई में, लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है, पतली होती है बट लंबी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रिसीव करती है सिक्रीशन किस किस का, यहाँ पे लिवर का और पेनक्रियास का। अब लिवर और पेनक्रियास के बारे में आपको देखना है क्योंकि ये भी डाइजेशन के में पार्ट लेते हैं। अब लिवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या है, सबसे पहले ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये क्या रिलीज करता है, ये एक जूस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता, तो वो है लिवर। ये आपका कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता, ये आपका एक जूस रिलीज करता है जो कि है बाइल जूस। जो स्टोर कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है। स्टोर होता है ये छोटा सा, ये मछली जैसा आपको पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, ये इसमें यहाँ पे स्टोर होता है। और ये जो बाइल जूस है ये करता क्या है, फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, जिसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये टर्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने अमाशय के बारे में बताया, स्टमक के बारे में बताया, ये जे शेप का है, साथ ही साथ ये गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे रिलीज करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अभी हमने स्टार्ट किया है, ये 7.5 मीटर की होती है। सबसे आपका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ ही साथ लिवर और पेनक्रियास का जो सिक्रीशन होता है ये भी रिसीव करता है ताकि डाइजेशन में यहाँ पे एक तरीके से ये रोल प्ले कर सके। और अगर हम लिवर की बात करें, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, कोई एंजाइम नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक जूस रिलीज करता है जो कि बाइल जूस है, जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, जो कि बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा पेनक्रियास, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट यहाँ पे कवर करेंगे। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पेनक्रियास के बारे में। अब ये जो पेनक्रियास है ये पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है जैसे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है यहाँ पे प्रोटीन पे यहाँ पे एक्ट करता है और जो लाइपेज है वो जो इमल्सिफाइड फैट था जो लिवर के द्वारा बनाया गया था, फैट पे ही एक्ट करता है। और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके लोअर साइड में यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं इसमें कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इंटेस्टाइनल जूस कहाँ पर होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट डाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे होता है हमारे फूड का, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट जो है ये आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है।
और प्रोटीन जो है ये आपका अमीनो एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैंने इस जगह पे आपके साथ डिस्कस किया था इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को हम जब बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या हुआ, आपका डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, खाने का पाचन। इसके बाद अगला थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के यानी कि पाचन के एक तरीके से एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है ताकि ज़्यादा खाना यहाँ पे पाचन हो इस चीज़ का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का पाचन हो गया, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंजेशन होता है, खाने को इंटेक करना, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करना ब्लड वेसल्स की मदद से, उसके बाद यहाँ पे खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ यहीं पे लिख लीजिए 1.5 मीटर की होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में तो छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, पर चौड़ाई में ज़्यादा होता है, वाइड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है शरीर के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे यहाँ पे रेक्टम और उसके बाद वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में डाइजेशन, वो भी ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि काऊ हो गया, उनमें जो सेल्यूलोज किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वे हमें बता रखा है, और अमीबा का डाइजेशन बता रखा है, जो कि मैं अभी आपके साथ डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपके साथ ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, काऊ का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर मैं ग्रास की बात करूँ तो ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ग्रास में सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है सेल्यूलोज, और जो कि हम लोग यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और जो सेल्यूलोज जो डाइजेस्ट होता है ये रूमिन की मदद से होता है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को इसी वजह से रूमिनेशन बोलते हैं। और ऐसे जानवर जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल्यूलोज कौन कौन से जानवर द्वारा डाइजेस्ट होता है जो ग्रास खा पाते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं काऊ हो गया, कैटल हो गई, डियर हो गया, ये आपके ग्रास ईटिंग एनिमल कहलाते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो है, मानव जो है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल है, जैसे कि आपने हॉर्स के बारे में सुना होगा, रैबिट के बारे में सुना होगा, ये भी ग्रास खाते हैं। अब इनके शरीर में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट सबसे नीचे आपको दिख रहा है कैकम का, ये वाला पार्ट हॉर्स में और रैबिट में थोड़ा बड़ा होता है, और ये पार्ट यहाँ पे ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगेन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है, सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए इनके डाइजेशन को हमें थोड़ा सा अलग से यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर के एंड में अमीबा के बारे में भी बता रखा है कि अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो अमीबा जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए, और अमीबा का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। ये आपके पॉन्ड वाटर में आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगा, और अगर हम इसके शेप की बात करें तो आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि सूडोपोडिया यहाँ पे कहलाता है, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं फॉल्स फीट। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉल्स फीट क्या है, सूडोपोडिया को ही बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो डाइजेशन का काम है और कहीं ना कहीं इसकी मूवमेंट जो है वो सूडोपोडिया की मदद से होता है। तो बेसिकली ये इस तरीके का एक माउथ ओपन कर लेता है जैसे ही कोई फूड पार्टिकल इसके पास आता है। इस प्रोसेस को आप इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सूडोपोडिया ये जो ओपन हो रहा है ये करता क्या है, एक तो सबसे पहले ये कैप्चर करने का काम करता है, किस चीज़ को कैप्चर करता है, फूड को, और साथ ही साथ ये यहाँ पे अमीबा के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अमीबा को मूव करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक और सूडोपोडिया यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से फूड को कैप्चर करके अपने शरीर के अंदर ये इंटेक कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को यहाँ पे किस किस के बारे में
यहाँ पे हमें ह्यूमन के बारे में, स्टारफिश के बारे में, यहाँ पे हमें काव के बारे में, इसके अलावा हॉर्स रैबिट के बारे में, साथ ही साथ अमीबा के डाइजेशन के बारे में पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे बताया गया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।